चाहे आपके कॉलेज में ढंग के प्लेसमेंट्स ना हो रहे हो, या फिर आप किसी दूसरे ब्रांच से हो और आईटी सेक्टर में जॉब लेना चाहते हो, या तो आप कॉलेज से पास आउट हो चुके हो उसके बाद जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हो। इन शॉर्ट आपको ऑफ कैंपस जॉब चाहिए, वो भी आईटी सेक्टर के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटी सेक्टर में जॉब्स लेने के लिए पहले तो हमें प्रिपरेशन कैसे करना है और उसके बाद ऑफ कैंपस कंपनीज कैसे क्रैक करनी है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अगर हम बात कर लें कि अगर ऑफ कैंपस आईटी सेक्टर जॉब्स चाहिए हो तो सबसे पहले ये समझिए कि इंडिया के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा आईटी सेक्टर जॉब्स में। ऑब्वियसली जॉब्स भी ज्यादा हैं बट कंपटीशन उससे भी कहीं ज्यादा है। अगर आप अभी इस करंट सिचुएशन में देखो तो इंडिया के अंदर कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और उनमें अगर सिर्फ टीयर 1 एंड टीयर 2 कॉलेजेस को छोड़ दो, देन मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो कि ज्यादातर संख्या के अंदर हमारे टीयर 3 टीयर 4 कॉलेजेस ही हैं, इनमें आप देखोगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस ज्यादा हैं, इनमें सीट्स ज्यादा हैं और स्टूडेंट्स भी इन्हें ही प्रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ इंजीनियरिंग बीटेक कोर्सेज को छोड़ दो, बीएससी कोर्सेज भी हमें देखने को मिलते हैं। बहुत से लोग दूसरे किसी ब्रांच से होकर भी आईटी सेक्टर जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपटीशन हद से ज्यादा है यहां पर। इसका मतलब कि कंपटीशन से अगर आगे निकलना है तो हमें स्किल सेट्स को और इंप्रूव करना पड़ेगा और कहीं हमें इसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। भैया हम तो हमेशा से सुनते आ रहे हैं स्किल सेट स्किल सेट स्किल सेट। और एक बात सुन लीजिए कि जब आप ऑफ कैंपस कंपनीज के लिए अप्लाई करते हो तो यहां डिग्री से ज्यादा मैटर भले ही स्किल सेट करता हो, लेकिन एक बैचलर्स डिग्री फिर भी ज्यादातर कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें बीटेक डिग्री को फिर भी चाहे किसी कॉलेज से किए हो प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, इंडिया के अंदर अभी भी वो समय नहीं आया है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी बिना किसी डिग्री के आपको सिर्फ स्किल देखकर जॉब दे दे। कोई रेयर जिन्हें जरूरत हो, स्टार्टअप्स वगैरह हो, वो शायद दे दें, लेकिन जब आप सोचिए कि मार्केट में अगर ऑलरेडी डिग्री वाले लोग स्किल सेट के साथ भी अवेलेबल हैं तो कंपनीज किन्हें प्रेफर करेंगी? कंपनीज के लिए आसान हो जाता है शॉर्टलिस्ट करना, क्योंकि इतने सारे भीड़ में टैलेंटेड लोग बहुत है, कंपनीज को बस शॉर्टलिस्ट करना है। कईयों के रिज्यूमे सीवी पढ़े भी नहीं जाते और एक एटीएस होता है हमारा, वो फिल्टर आउट कर देता है, भले आप में कितना भी स्किल सेट बढ़िया हो। तो यहां हमें समझना जरूरी है कि हमारे पास एक बढ़िया रिज्यूमे भी होना चाहिए जो एटीएस को हमारा पास कर सके। हमारे पास भैया स्किल सेट्स बहुत स्ट्रांग हो कि अगर हम वहां तक पहुंच जाए इंटरव्यू राउंड तक तो हम उसे क्रैक भी कर सके। तो सबसे पहले समझ लेते भैया वो स्किल सेट्स कौन से हैं जिसके बारे में हम हमेशा से बात करते रहते हैं। तो किसी भी आईटी सेक्टर कंपनी को आपके अंदर 2-3 चीजें चाहिए। सबसे पहले एक डीएसए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड एप्टीट्यूड बहुत बढ़िया होना चाहिए। दूसरा, आपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कितने बढ़िया कर रखे हैं, जस्ट कोई भी रैंडम प्रोजेक्ट्स नहीं, एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज भी शो कर सकते हो। जितनी ज्यादा आपने टेक्नोलॉजीज उसके अंदर यूज की हैं वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, उतनी सारी चीजें आप कंपनी को अपना टेक्निकल स्किल्स शो कर पा रहे हो, और उसके साथ जितना ज्यादा वो रियल वर्ल्ड में यूजफुल है, ताकि कंपनी आपको ये भी जज कर सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपको किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर काम कराएगी तो आपकी रियल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग समझना चाहती है, जो आपने सीखा है टेक्निकल स्किल उसे रियल वर्ल्ड में कितने बढ़िया से इंप्लीमेंट कर पाते हो। इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, रेज्यूमे वगैरह तो बहुत बढ़िया होना ही चाहिए। सबसे पहले डीएसए वगैरह के लिए समझ लीजिए तो बहुत से आपको ऑनलाइन कोर्सेज आज की डेट में देखने को मिल जाएंगे, फ्री एंड पेड कोर्सेज। उन सभी जगहों से प्रिपेयर करना हो या जैसे भी करना हो, मोस्ट ऑफ द आप अगर टीयर 1 टीयर 2 कॉलेजेस के स्टूडेंट से बात कर लो, ज्यादातर लोग फ्री तरीकों से ही यूट्यूब पे बहुत फ्री चीजें अवेलेबल हैं। कुछ नहीं करना है, गीक्स फॉर गिग्स या फिर डिफरेंट इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। अभी के लिए गीक्स फॉर गिग्स मान के चलते, यहां पर आपको डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का पूरा एक लिस्ट मिल जाएगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर टॉपिक्स भी पता चल गया कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, आप उन्हें फिर यूट्यूब से पढ़ सकते हो। आपको 400 से 500 अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो डीएसए के, फिर कुछ कॉम्पिटिटिव कोडिंग जैसे प्लेटफॉर्म कोड फोर्सेज, आपके कोडसेफ जैसे प्लेटफॉर्म्स पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो। इन सभी के बाद लीड कोड के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज लीड कोड के ऊपर अपने फर्स्ट कोडिंग राउंड्स कंडक्ट कराती हैं। तो इनके पास ज्यादा कंपनीज किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं अपने प्लेसमेंट राउंड में, उस तरीके के क्वेश्चंस लीड कोड पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे आप कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डीएसए हो गया हमारा, आप कोडिंग प्रैक्टिस करते रहिए इन प्लेटफॉर्म्स पे, अपना रेटिंग्स वगैरह जो बढ़ाना है, ये आपके रिज्यूमे में एक और हाईलाइट ऐड करेगा। इसके बाद आप डिफरेंट हैकाथॉन्स, जितने बड़े बड़े हैकाथॉन्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, छोटे बड़े जो भी हुए, देखो छोटे बड़े जिस किसी भी हैकाथॉन की बात कर लो, ये आपके अंदर एक स्किल सेट ऐड करता है। ठीक है,
छोटे हैकाथॉन्स के अंदर हो तो थोड़ा आपको एक्सपोजर कम देखने को मिलेगा, लेकिन बड़े हैकाथॉन में आप एक बड़े कंपटीशन, बड़े क्राउड के साथ आप डील कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग होती है, एक्सपोजर होती है, एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करने का, प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कन्वर्ट करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। और उससे भी बड़ी बात कि या तो आपको हैकाथॉन्स में कई बार प्री प्लेसमेंट ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं, अगर कंपनीज को आपका काम पसंद आता है, प्रोजेक्ट पसंद आता है, उसी समय आपको जॉब ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। ये हैकाथॉन्स के बारे में डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, बट अभी के लिए समझ लीजिए एक नॉर्मल कंपटीशन कॉन्टेस्ट की तरीके से होता है। आप टीम में पार्टिसिपेट करते हो, कुछ हैकाथॉन्स में आप इंडिविजुअल सोलो भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है और उसका फाइनली आपको एक सॉल्यूशन क्रिएट करना होता है। तो अगर आपका काम पसंद आता है, प्रोजेक्ट पसंद आता है, तो कुछ कंपनीज, कुछ हैकाथॉन्स में आपको पीपीओ भी देखने को मिल जाता है, कुछ हैकाथॉन्स आपके स्टार्टअप टाइप के भी होते हैं, आपको वहां से स्टार्टअप फंडिंग्स भी मिल सकती है। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर बड़े हैकाथॉन में गए हो और अगर कुछ आपने रीजनेबल नोटिसेबल कुछ प्राइज जीता है, तो वो आपके रिज्यूमे में 4 चांद लगा सकता है। तो इस तरीके के कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, हैकाथॉन्स में आप पार्टिसिपेट करते रहिए। एक प्लेटफॉर्म बताता हूं, अनस्टॉप, जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप डिफरेंट कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, हैकाथॉन्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो, इस प्लेटफॉर्म को कभी मत जाने दीजिए, इस पर हमेशा पकड़ बनाए रखिए। अनस्टॉप, UNSTOP, स्टॉप, अनस्टॉप, ठीक है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं होता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होता। फिलहाल आगे अगर इस वीडियो में बात कर लिए, बार बार डिस्क्लेमर देना जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स जज बहुत जल्दी कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो डीएसए वगैरह हो गया। प्रोजेक्ट्स अगर हम थोड़ा बात कर लेते हैं, डीएसए में हमारा सारा कुछ हो गया, हमने थ्योरी पढ़ा, हमने हैकाथॉन्स वगैरह या फिर कोडिंग कंपटीशन, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, इन सभी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। इसके बाद जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो भैया, या तो वेब डेवलपमेंट के हो सकते हैं, इसमें फ्रंट एंड कर सकते हो, बैक एंड कर सकते हो। अगर दोनों करते हो, ठीक है, एंड टू एंड सब कुछ करते हो, तो आपके लिए फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, वो और एक प्लस पॉइंट हो गया वेब डेवलपमेंट के अंदर। एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हो, और उससे भी बढ़कर सिर्फ अगर ऐप डेवलपमेंट देख रहे हो फ्लटर वगैरह के थ्रू, अगर आप एंड्रॉइड प्लस अपना iOS दोनों कर पाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सजेस्टेड होता है कोई एक आप नेटिव भी अगर बनाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप जावा या फिर कॉटलिन सीखकर एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना चाहते हो, ठीक है, या फिर सिर्फ iOS डेवलपमेंट करना चाहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके आगे अगर हम बढ़े, एपीआईज वगैरह बना सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो, एआईएमएल के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। अब यहाँ स्टूडेंट्स का सवाल आता है भैया कि जब कंपनीज के पास हम जाते हैं, तो अगर सपोज करो हमने प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट का कर रखा है, लेकिन कंपनी को एआईएमएल का कोई बंदा चाहिए, तो ऑब्वियसली जिसने एआईएमएल का प्रोजेक्ट कर रखा होगा उसे एज मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको जॉब ही नहीं मिलेगा। जिसने एआईएमएल का कर रखा है और कंपनी एआईएमएल की है, उससे एज मिलता है। लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है एआईएमएल का, जो कि ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है, भले ही आपका प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट का है, ठीक है। अब हो सकता है उस वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आपने कुछ एआईएमएल जैसे टेक्नोलॉजीज यूज कर रखे हो। तो देखो, प्रोजेक्ट के मामले में सिर्फ कंपनीज आपको यह देखना चाहती है कि आप रियल वर्ल्ड में जो आपने टेक्निकल नॉलेज सीखा है उसे किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज आपने जो प्रोजेक्ट किया है, जिस टेक्नोलॉजी पे काम किया, कंपनी के अंदर जाकर उसी टेक्नोलॉजी पे काम करोगे। ज्यादातर कंपनीज आज किसी टेक्नोलॉजी पे काम करेगी, कल किसी टेक्नोलॉजी पे काम करेंगी। जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी अपने आप में सिंपल एक एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं होता, उसके अंदर भी फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेवऑप्स होता है। और सिर्फ अगर फ्रंट एंड वगैरह को ही देख लो तो इसके अंदर आप एंड्रॉइड से भी काम, जावा से भी काम करते हो, कॉटलिन से भी, तो टेक्नोलॉजीज बहुत हैं। सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी करते हो सकता है कंपनी कॉटलिन के ऊपर काम करती हो, आपने जावा से प्रोजेक्ट बना रखा है, फर्क नहीं पड़ता। आपने रियल वर्ल्ड में कुछ प्रोजेक्ट बनाया है, कंपनी को वो चाहिए। अब वो बात अलग है कि आपका प्रोजेक्ट कंपनी के काम से जितना ज्यादा अलाइंड होगा, वो आपके लिए और एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि कंपनी को लगता है हमें जो काम चाहिए इस पर्सन को, उसका थोड़ा और स्पेसिफिक नॉलेज पहले से है। हालांकि कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी हो, लेकिन आपके पास टेक्निकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, इंटरव्यू राउंड में क्वेश्चंस आंसर कर पाते हो, तो कंपनी को कोई आपत्ति नहीं है। कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है, हर कंपनी अपने काम को लेकर जो वो करती है वो ट्रेनिंग देती है। और ऐसा नहीं है, ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनी जो होती है, ऐसा नहीं कि आज ट्रेनिंग दिया और छोड़ दिया। हो सकता है आज किसी टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग मिला, आपने 8-9 महीने काम किया, फिर अगले साल हो सकता है भैया किसी दूसरे टेक्नोलॉजी पे हमें काम करना है, तो फिर 1-2 महीने आपको समय मिलता है कि हमें ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना। आप इससे पहले ये चीजें सीख कर रेडी रखिए। कुछ आपको मॉड्यूल्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चाहिए, वो भी चीजें हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, खुद से भी आप सीख सकते हो। बट आपका ये प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, तो उस तरीके से आप नए स्किल सेट्स एक्वायर करके रख सकते हो। तो ये चीजें आपकी, तभी हम बोलते हैं ना कि आईटी सेक्टर एक ऐसा फील्ड है जहां पे हमें कंटिन्यूअसली ग्रो, कंटिन्यूअसली लर्न करते रहना पड़ता है।
समझ गए? तो प्रोजेक्ट्स का सिनेरियो समझ गए और डीएसए का सिनेरियो समझ गए। इसके बाद कुछ और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बेसिक आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, फिर आप अगर बात कर लो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर ये सारी चीजें भी पढ़ लेते हो देन कहीं ना कहीं कोर सीएससी की जो चीजें हैं उसके साथ थोड़ा आप अलाइन हो जाते हो। तो अगर किसी कंपनी को इन सभी चीजों की भी रिक्वायरमेंट है वो भी आपके पास रहेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, गिग्स फॉर गिग्स वगैरह पे ये सारी चीजें देखने मिल जाएगी। अगर बेसिक्स भी करके रखते हो तो दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां तक बात रही डीबीएमएस की, तो अगर क्योंकि कई सारे लोग होते हैं ना कि अगर जा रहे हैं आईटी सेक्टर के अंदर तो मल्टीपल स्किल सेट्स के ऊपर काम करते हैं कि यहाँ नहीं तो यहाँ नहीं तो यहाँ कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा। तो अगर आप काम कर रहे हो भैया बैकएंड के ऊपर, डेटाबेसेस के ऊपर काम कर रहे हो, टेक्नोलॉजी में आपके ये हैं, इसके साथ अगर आप डेटा एनालिटिक्स भी अगर आप कंबाइन कर दो तो कहीं ना कहीं चीजें, डेटा एनालिटिक्स के ऊपर भी हम ढेर सारे डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। एसक्यूएल भी कई बार डेटा एनालिटिक्स के अंदर एसक्यूएल एक मस्ट टू लर्न टेक्नोलॉजी है। ये सारी चीजें हम सीखते हैं। थोड़ा डीबीएमएस के बारे में हम समझ लेते हैं, एक्सेल वगैरह भी पढ़ते हो। डेटा मतलब कहीं ना कहीं डेटा के साथ आप जुड़ जाते हो। ठीक है, डेटा के थ्रू आप थोड़ा बैकएंड में भी चले जाते हो, थोड़ा आप डेटा एनालिटिक्स की तरफ भी चले जाते हो। डेटा एनालिटिक्स सीखने के बाद पाइथन प्रोग्रामिंग, एआईएमएल अगर कर लेते हो तो आप डेटा साइंस से भी जुड़ जाते हो। और इधर अगर वेब डेवलपमेंट की तरफ हो, डीएसए सीख चुके हो तो आप थोड़ा अपने सॉफ्टवेयर डोमेन की तरफ भी जुड़ जाते हो। तो ज्यादातर लोग कुछ इस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को पकड़ के रखते हैं कि आज हम सीख भले एक चीज रहे हैं लेकिन वो एक चीज में अगर थोड़ा और हमें थोड़ी दूसरी तरफ जाना पड़े तो वो भी हम सीख सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं, ताकि एक ब्लेंड हमारे पास हो जाए। ठीक है, हमें जब जहां जाना पड़े हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, थोड़ा एफर्ट डाल के हम वो चीजें भी ढंग से सीख सकें। क्या क्या चीजें हमने बात की, आप सॉफ्टवेयर डोमेन टच कर सकते हो, आप अपना डेवऑप्स का डोमेन टच कर सकते हो, एक आपका क्वालिटी एनालाइजर होता है, क्वालिटी क्यूए टेस्टर हम इन्हें कहते हैं। तो ये भी कई बार आपको लगे भैया सॉफ्टवेयर की कंपनी है, हाँ सॉफ्टवेयर की कंपनी में आप जाओगे बट आपको जॉब रोल क्यूए टेस्टर का देखने को मिल सकता है। फिर डेटा एनालिसिस, डेटा की बहुत सारी कंपनी होती है, कंसल्टेंसी कंपनीज होती हैं, कंसल्टेंसी का हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया। थोड़ा और अगर बड़े लेवल पे चले जाओ, पाइथन और एआईएमएल वगैरह सीख के, मशीन लर्निंग सीख के डेटा साइंस की तरफ भी मूव कर सकते हो। हालांकि डेटा साइंस की ज्यादातर कंपनीज मास्टर्स डिग्री के बाद आपको रिक्रूट करती हैं या फिर ऑलरेडी आपको डेटा एनालिसिस के अंदर एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो इस प्रकार का कुछ सिनेरियो हो गया, क्या क्या चीजें हमें सीखनी है। अब भैया ऑफ कैंपस अप्लाई कैसे करना है, बट उससे पहले कुछ सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात कर ले। रेज्यूमे और कम्युनिकेशन स्किल। अब रेज्यूमे के बारे में बात अगर ये कर लो तो रेज्यूमे के ऊपर हम एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट आज की इस वीडियो में ये समझिए कि आपके रेज्यूमे के अंदर कुछ, अगर एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन कर रहे हो, पहली कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, तो कुछ जो मस्ट चीजें हैं आपके सीवी के ऊपर, वो हो सकती है आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैसा रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपके क्लास 10-12 के भी लिख सकते हो, कॉलेज के भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तीन चीजें लिखिए, क्लास 10-12 और आपका अंडर ग्रेजुएट, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट से भी देख रहे हो तो ये 3-4 चीजें आप लिख सकते हो। इनके परसेंटेज वगैरह, कौन सा डिग्री, कहाँ से क्या किया, किस साल में पास आउट हुए, वो सारी चीजें लिखिए। इसके बाद आप अपने टेक्निकल स्किल्स वाले सेक्शन को लिख सकते हो कि अब देखिए टेक्निकल स्किल्स ऐसा है कि आप एक सीवी एक रेज्यूमे नहीं बनाते हो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उन्हें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो टेक्निकल स्किल्स के अंदर हम लिखते हैं। अगर आपके पास वो टेक्निकल स्किल्स हैं तो, अगर आपके पास 10 तरीके के टेक्निकल स्किल्स हैं बट कंपनी को जो चाहिए उसमें से, उस 10 में से हम वही 2-4-5 चीजें लिखेंगे। ठीक है, या फिर कम से कम वो 2-4-5 चीजें तो जरूर से जरूर लिखेंगे। उसके बाद लास्ट के कुछ पॉइंट्स में बाकी बचे टेक्निकल स्किल्स भी, जो भले ही उस कंपनी को जरूरत ना हो लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर उन्हें टच करता हुआ निकलता हो, वो सारी चीजें भी लिख सकते हो। इससे होगा ये कि जो कंपनी को चाहिए वो स्किल सेट्स तो आप में है ही है, मेजॉरिटी तौर पे आपने वो दिखा दिया, और उसके अलावा कुछ साइड स्किल्स भी है जो हो सकता है कंपनी को कभी बाद में काम आ जाए किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो कंपनी ये भी देखती है कि अगर कोई एक्स्ट्रा स्किल वाला पर्सन मिल रहा है, हो सकता है अगर हमारे पास कभी कोई काम आता है तो हमारे पास लोग होंगे। इसके बाद अगर आप देख लो तो आप अपने को करिकुलर एक्टिविटीज, कौन से प्रोजेक्ट्स आपने बना रखे, टेक्निकल स्किल्स के बाद प्रोजेक्ट्स, आपके प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स। ठीक है, आपने अगर कोई इंटर्नशिप कर रखा है, अगर इंटर्नशिप के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। लेकिन बात कर ले भैया फिलहाल प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो आपने किस समय से किस समय तक कौन सा प्रोजेक्ट किया, उस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी। पहले तो आप प्रोजेक्ट का अगर कुछ 1-2 वर्ड में ब्रीफ दे सकते हो, बहुत बढ़िया बात है, प्रोजेक्ट का आपने नाम दे दिया। अगर उसमें इंटरेस्ट लगता है फिर एक लाइन में प्रोजेक्ट को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज की है वो लिख सकते हो, साइड में लिख सकते हो कि किस महीने किस साल से लेके किस महीने किस साल, मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन रहा उस प्रोजेक्ट का। सिमिलरली इंटर्नशिप का भी, किस कंपनी में आपने इंटर्नशिप किया, 1-2 वर्ड में लिखोगे, जो कि ऑब्वियसली 1-2 वर्ड का कंपनी का नाम होगा, जो भी है कंपनी का नाम, उसके नीचे आप
8-10 वर्ड्स में अपने इंटर्नशिप जॉब डिस्क्रिप्शन को डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद कौन कौन से अपने स्किल सेट सीखे, कौन से टेक्नोलॉजी सीखी, वो चीजें आप लिख सकते हो, और इंटर्नशिप का टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद वाले सेक्शन में आप लिख सकते हो भैया हमारा चाहे आपका हो गया को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अगर कॉलेज में थे किसी पीओआर पे थे कि नहीं, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी क्लब सोसाइटी का एक्टिविटी, कुछ मेंबर्स वगैरह, आपने साइड हसल कुछ किया है कि नहीं, ठीक है, और कुछ साइड एक्टिविटीज आपने कॉलेज के अंदर क्या किया है। सिर्फ ऐसा तो नहीं कि कॉलेज के अंदर दिन भर पढ़ते रह गए, क्योंकि किसी भी रिक्रूटर को पता है कि कॉलेज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो जिस पर्पज से कॉलेज के अंदर आए थे सभी जगहों पर कितना आपने टाइम दिया है, वो एक बार कॉलेज आपसे देखना चाहती है, सॉरी कंपनी आपसे देखना चाहती है। को करिकुलर एक्टिविटीज आपने और क्या क्या किया है, ठीक है। ये आपके एक इस पार्ट को भी दर्शाता है कि आप एक बार में मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो, टाइम मैनेज भी कर सकते हो, क्योंकि आपने कॉलेज के साथ इतनी सारी चीजें की और उसके बाद कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि ऐसा नहीं कि को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होगा तो आपके लिए कुछ ड्रॉबैक है, बट वो अगर है तो वो प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। लास्ट के सेक्शन में अगर कुछ हॉबीज वगैरह ऐड करना है तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप जाते हो भैया, अगर एक्सपीरियंस के बाद अगर कंपनी स्विच करना चाहते हो, उसमें सीवी रिज्यूमे थोड़ा चेंज हो जाता है। आप यहाँ पर फिर अपने को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर, वो कॉलेज वाली चीजें नहीं लिखते हो, प्रीवियस जो कंपनी एक्सपीरियंस है जो वो सारी चीजें आप ज्यादा लिखते हो, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं रिज्यूमे को लेकर। इसके ऊपर फिर भी बोलोगे तो डिटेल में वीडियो बन जाएगा। एटीएस क्या होता है, कहाँ से हम रिज्यूमे बेस्ट बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल अगर बात कर ले कम्युनिकेशन स्किल, तो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर हमारे अभी मल्टीपल वीडियोज आ रहे हैं। हमने इसका एक कम्युनिकेशन का एक पूरा सीरीज ही चालू कर दिया, किससे पर्सनैलिटी के। इसके अंदर हम कम्युनिकेशन स्किल भी डिस्कस कर रहे हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज को भी डिस्कस कर रहे हैं, पर्सनैलिटी, ओवरऑल क्लोथिंग वगैरह भी अगर हो पाया तो ये सारी चीजें भी करेंगे। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स है उसके ऊपर हम इसके अंदर ज्यादा बात कर रहे हैं, खासकर कम्युनिकेशन स्किल को लेकर इन डिफरेंट सिनेरियोज। बाकी हमारा कम्युनिकेशन क्लब भी है, दिवास्त्रा कम्युनिकेशन क्लब, जहां पर रेगुलरली आप ही के जैसे लोग आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूं कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने का तरीका है कि आप जितना लोगों से इंटरेक्ट कर सको, जितना कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर सको, तो उस ग्रुप पे आप ही के जैसे लोग हैं जिन्हें बस अपने जैसे लोग चाहिए ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। आपको हमेशा ढूंढते हो भैया एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर हम लोग हमारे पास हो जिनसे हम बातें कर सके, ठीक है, और सेम पर्पज से हो। ऐसा नहीं कि हमें किसी पर्पज से बात करना हो, किसी पर्पज से हो। हमारे पास दिवास्त्रा कम्युनिकेशन क्लब में मैक्सिमम जो लोग हैं वो आपके इसी पर्पज से है कि उन्हें प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स वगैरह, इन चीजों के लिए वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई यहाँ पर पेड चीज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं, स्टूडेंट्स आपस में गूगल मीट्स वगैरह शेयर कर करके, जब जिनके पास फ्री टाइम है उस गूगल मीट को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग अवेलेबल है उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रोफेशनली, ठीक है। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इसे सभी के लिए इन जनरल नहीं रखना चाहता। जो कम्युनिकेशन क्लब का पार्ट बनना चाहते हैं, आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखो दिवास्त्रा कम्युनिकेशन क्लब, आपको मैं रिप्लाई में इस क्लब का टेलीग्राम लिंक दे दूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कम्युनिकेशन वगैरह तो चीजें होती रहेंगी, लेकिन इसके बाद भैया ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करना है। तो ऑफ कैंपस के 2-3 तरीके हैं। या तो अगर आपके कोई ऑलरेडी एल्यूमिनाई, कॉलेज के एल्यूमिनाई, या फिर आपके नेटवर्क में कोई लोग हैं जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो भैया, उन्हें आप बोलो कि कंपनी के अंदर हमारा रेफरल दे दीजिए। बहुत सारे कंपनीज में, मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज में उनका एक रेफरल प्रोग्राम चलता है कि अगर वहां के कोई परमानेंट एम्प्लॉय किसी दूसरे पर्सन का रेफरल देना चाहते हो तो डायरेक्टली एचआर को कांटेक्ट करके या फिर उनके पोर्टल, बहुत सी कंपनीज का पोर्टल होता है, वहां पर जाकर आपका रेफरल दे सकते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि, और कोई भी बंदा आपका रेफरल इसलिए देगा क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जिसने आपका रेफरल दिया था उन्हें पैसे भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं इसके बारे में हमने कुछ वीडियोज में ऑलरेडी बात किया, वीडियो लंबा हो रहा है तो इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर चाहते हो इसके बारे में जानना कि रेफरल करने वाले पर्सन को क्यों पैसे मिलते हैं तो उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बन जाएगा। फिलहाल अगर हम बात कर ले कि, और इसमें हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कितने पैसे मिलते हैं, क्या कुछ मिलता है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात कर ले, एक तो रेफरल वाला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया भैया कि आप लिंक्डइन वगैरह पे जाइए, वहां पर अगर आप किसी जो आपकी ड्रीम कंपनी है उनके एचआर के साथ आप कनेक्शन बना सकते हो। उन एचआर को आप जस्ट मैसेज कर सकते हो कि आई हैव सो एंड सो स्किल्स, आप अपना रिज्यूमे भेज सकते हो, इफ यू नीड सम पर्सन, इस तरीके से, या फिर आई हैव सीन सम ऑफ योर ओपन वैकेंसीज, ये मेरा स्किल सेट्स है, ये मेरा रिज्यूमे है, अगर कुछ वर्क एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें लिखकर भेज सकते हो उनके एचआर्स को,
ठीक है, लिंक्डइन पे इनके एचआर को आप भेज सकते हो। अब अगर अभी वैकेंसी है तो अभी आपको इंटरव्यू के लिए पिच किया जा सकता है, अगर सीवी रिज्यूमे वगैरह उनको पसंद आता है। नहीं तो अगर जब आपको अगर वो उन पर्सन को आपका रिज्यूमे, आपका सीवी, आपका प्रोफाइल पसंद आता है तो आपको इन फ्यूचर जब उनको जरूरत होगी उस समय आपको पिच कर सकते हैं वो। ठीक है, उस समय आपको रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए लिंक्डइन प्रोफाइल को प्रोफेशनली आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि लिंक्डइन आपका पहला चेहरा है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो लिंक्डइन को प्रोफेशनली कैसे पहले मेंटेन रखना प्रोफाइल को, तो उसके लिए हमारा एक वीडियो है कि लिंक्डइन प्रोफाइल प्रोफेशनली बिल्ड कैसे करें और उसके बाद वहां से जॉब्स कैसे लें। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने प्रोफेशनली बिल्ड एंड यूज कैसे करें, जॉब्स वगैरह कैसे ले, उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो आप वीडियो जाकर देख सकते हो। फिर इनके खुद के एम्प्लॉयज को भी आप मैसेज कर सकते हो सकता है वो आपकी रेफरल आगे एचआर तक पहुंचाने में मदद करें। नेक्स्ट, आप बहुत से ऐसे ऑफ कैंपस वेबसाइट्स है, जैसे लिंक्डइन का भी अपना जॉब पोर्टल है, नौकरी है, इंडीड है, ग्लासडोर का सेपरेट पर्पज है, एम्बिशन बॉक्स का सेपरेट पर्पज है। फिर अगर आप हायरेक्ट वगैरह स्टार्टअप्स के लिए देख रहे हो, इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशाला देख सकते हो। इस तरीके के बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, कॉन्टेस्ट, कॉम्पिटिशंस, इस तरीके के पीपीओस देख रहे हो, देन अनस्टॉप देख सकते हो, जिसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो में बात किया भैया कि अगर आपको वेबसाइट्स जाननी है जहां से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, बेस्ट वेबसाइट्स, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो अपलोडेड है। इसके अलावा जो बड़ी कंपनीज होती है जिन्हें आप ड्रीम कंपनीज कहते हो, एमएनसीज हो गई हमारे, या फिर जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, इनमें से मैक्सिमम कंपनीज के खुद के करियर पेज के ऊपर वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक है, ज्यादातर कंपनी खुद के करियर पेज के ऊपर वैकेंसीज निकाल कर रखती है कि हम अभी इन डोमेन्स में लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कंपनीज इन सभी जगहों पर भी लिस्ट करती हैं जो वेबसाइट्स हमने बात किया। लेकिन बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी होंगी जो इन सभी जगहों पर लिस्ट नहीं करेंगी, बट अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने पोर्टल के ऊपर ही सारी चीजें कंडक्ट कराएंगी। तो उनके करियर पेज को जरूर से जरूर विजिट करते रहिए। ठीक है, और अगर कभी भी ऑफ कैंपस अप्लाई करें तो मिनिमम 50 से 100 जगहों पर जरूर अप्लाई करें, क्योंकि जैसा हमने बात किया, आईटी सेक्टर हो या फिर कोई सा भी डोमेन हो, आईटी सेक्टर में ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर बाकी डोमेन्स के बारे में बात कर रहे हो वहां भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आईटी सेक्टर के हिसाब से बात किया भैया कि कैसे अप्लाई करना है, रेज्यूमे कैसा होना चाहिए हमारा, स्किल सेट्स कैसे क्या कर सकते हो, मार्केट को नीड कैसी है, सब कुछ हमने आज के इस वीडियो में कवर किया। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, या फिर कॉलेज के अंदर चले गए हो और कॉलेज लाइफ, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, जॉब प्लेसमेंट रिलेटेड चीजें जाननी हो, करियर गाइडेंस चाहिए हो, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो, स्कूल के अंदर हो स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी हो, अगर मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करनी हो, जाननी हो, समझनी हो, पूछनी हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।